समस्त भाई बहनों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करेंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के अंदर जातियों का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और समय समय पर हमें जातियों में परिवर्तित होने की दिशा में इतिहास में क्या क्या किया गया। भारतीय प्राचीन संस्कृति के अनुसार जिस समय भारत में आर्य लोग रहा करते थे उस समय केवल वर्णों में ही कार्य संचालन होता था। समस्त कार्य 4 वर्णों के अंतर्गत ही किया जाता था और ये वर्ण कुछ और नहीं, हमारे केवल उत्तरायण और दक्षिणायन के ही भाग हैं। सूर्य की जिस प्रकार से गति साल में चलती है उसी प्रकार 12 राशियों में सूर्य गतिमान होते हुए अपना एक वर्ष पृथ्वी के चारों ओर करता है। सूर्य देव करते हैं उसी प्रकार से हमारे यहाँ वर्णों में गतिमान, वर्णों की भी गतिशील प्रगति के साथ साथ मानव का विकास होता है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति का काफ़ी कुछ विनाश महाभारत के युद्ध में हुआ। उसके बाद फिर वेद व्यास ने वेदों की रचना की। कम से कम 2000 वर्ष ये कार्य वेदों के अनुसार ही चला। इसीलिए ऋग्वेद प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में भी जातियों का उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो फिर वहाँ जातियों का विवरण हमें मिलना शुरू हो जाता है। जिस समय मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है उस समय जातियों का उल्लेख हमें इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज ने बहुत सी जातियों का भारत के अंदर वर्णन किया है। तो आखिर वर्णों के बाद फिर जातियाँ बनी। जैसे क्षत्रिय वर्ण था तो क्षत्रिय वर्ण में कई जातियां बनी जिनमें अहम रोल जो भी क्षत्रिय का कार्य करते थे उन जातियों को उसी रूप में विकसित किया जाने लगा। जैसे गुर्जर प्रतिहार ये गुप्तों के सामंत थे लेकिन बाद में ये क्षत्रिय जाति में परिवर्तित हुए। जैसे राजपूत, तो राजपूत जो थे जो उस समय राजा बने, वैदिक काल से जो राजा बनते आए तो फिर वहाँ रजवाड़ों की काफ़ी संख्या बढ़ती चली गई और उनके जो राजकुमार थे उन्हें ही राजपूत कहने लगे। उनसे फिर राजपूतों की उत्पत्ति हुई, राजपूत जाति एक विकसित हो गई। ये ऐतिहासिक ऑथेंटिक बात है। कोई व्यक्ति चाहे इसका प्रमाणिक शोध कहाँ से मिलेगा तो मैं उसे अवगत करा दूं कि वो एस सी वर्मा पढ़ ले और केसी श्रीवास्तव, वहाँ से इनका विवरण मिलता है। इसके बाद हमारे यहाँ जो जातियाँ बनी वो जातियाँ समय के अनुसार बनी। समय के अनुसार जो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, उसी में जो लोग कार्य करते थे उन्हें उसी के अनुरूप जाति का टैग दे दिया जाता था। जैसे राजाओं के यहाँ जो रजिस्टर देखने का काम करते थे, खाता बही देखने का काम करते थे, तो एक कायस्थ नाम की जाति थी। कायस्थों को ये काम दिया जाता था और आज एक कायस्थ काफ़ी बड़ी जाति है। इनके जो पूर्वज थे वो राजाओं के यहाँ, दीवानों के यहाँ उन्होंने कागजी कार्रवाई जो आज के मुंसिफ हैं उनका काम किया था, इसलिए कायस्थ जाति विकसित हुई। तो मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि जातियों की उत्पत्ति समय के अनुसार, कार्य के अनुसार, अर्थात भारतीय संस्कृति कर्म के अनुसार ये जातियां समय समय पर बदलती रही हैं, चलती रही हैं, इनका विकास होता रहा है। नई जातियां विकसित होती रही हैं, पुरानी जातियां समाप्त होती रही हैं। ये मुख्य रूप इनका निकल के आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो वर्ण थे वो वर्ण, कोई भी कार्य है वो 4 वर्णों से बाहर नहीं जा सकता। आज भी आप देख लीजिए, कोई भी कार्य है
वो इन 4 वर्णों से बाहर नहीं जा सकता। आप कहेंगे कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो व्यक्ति कंप्यूटर का काम करेगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करेगा, उसे हम किस वर्ण में देखेंगे? आपका क्वेश्चन ये आएगा। तो मैं उन्हें अवगत करा दूं कि जो व्यक्ति माइंड, दिमाग का काम करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वो ब्राह्मण वाली लॉबी में आते हैं। चाहे वो अध्यापक हों, वो सब ब्राह्मण उसमें आते हैं, वर्ण में। और जो व्यक्ति सेवा का क्षेत्र देखते हैं, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक कर्मचारी हो किसी कंपनी का कर्मचारी हो, वो सब शूद्र में आते हैं। इसके अलावा 2 वर्ण बचते हैं। एक वैश्य, जो बिजनेस का जितना भी कारोबार है, चाहे किसी का छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, वो सब बिजनेस वो सब वैश्य में आएंगे। यहाँ तक कि एक कंपनी का मालिक वैश्य में आएगा, जबकि एक फेरी लगाने वाला, केला बेचने वाला व्यक्ति भी वैश्य वर्ण में आता है, क्योंकि वो वैश्य का काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो केला एक फेरी पर ही बेचे। हो सकता है कि वो फेरी इतना केला गाड़ी से लोड कर ले कि वो 100 फेरी वालों को केला वितरित कर दे, तो फिर उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, वो बिजनेस वैश्य में ही आएगा। तो ये इन वर्णों से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी कोई भी राशि नहीं है जो इन 4 वर्णों से बाहर चली जाए। ऐसी कोई जाति नहीं है जो इन 4 वर्णों से बाहर चली जाए। मैं इस बात के लिए चैलेंज देता हूँ। उसकी सोच और समझ में कमी हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जा सकता। 4 वर्णों के अंतर्गत ही समस्त कार्य आते हैं। आज भी समस्त कार्य 4 वर्णों में ही आते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आज का आर्मी का जो भी कार्य होता है सब क्षत्रिय वर्ण में आता है, और जो भी कार्य व्यापार संबंधी होता है वैश्य वर्ण में आता है। जो भी कार्य सेवा संबंधी होता है वो शूद्र वर्ण में आता है। जैसे कि आज का कोई भी व्यक्ति अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कर रहा है, चाहे वो डीएम हो, वो शूद्र में ही आएगा। और जो भी साइंटिस्ट हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये है वर्ण। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी कर्मवादी संस्कृति है और हम कर्म में निहित हैं। कर्म से ही हमारी जाति का जन्म होता है, कर्म ही हमारी जाति होती है। और ये बात हमारे देश के लोगों को भली भांति समझनी चाहिए। यदि हमारे देश के लोग इस बात को समझ लें तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा। और यदि इस देश से जातिवाद समाप्त हो जाएगा, जातिवाद जो चल रहा है उसके आधार पर हमारे यहाँ राजनीति की जाती है, और वे लोग जो आप सोचते हो कि हमारे भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, वे लोग मंत्रालय में बैठ के गप्पे उड़ाते हैं और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, जातिवाद की राजनीति होती आई है, सरकारें बनती रही हैं, और लोगों का जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए थे वो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बने ही नहीं। और जिन लोगों ने यहाँ ये सामाजिक ताना बाना तैयारी नहीं किया, वो समाज की सेवा कैसे करेंगे? केवल सरकारें बनाकर उन लोगों को ब्लैकमेलिंग के सिवा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। हमारे देश का स्थान 127वां है, जो मैं 3-4 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। 127वें स्थान पर भारत का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति केवल अपना काम देखता है, वो राष्ट्र का काम नहीं देखता। राष्ट्र निर्माण में वो अपनी सहभागिता नहीं समझता। वो ये नहीं देखता कि ये नुकसान मेरा है तो जब मेरा होगा तो राष्ट्र का भी नुकसान होगा, जबकि उसकी सोच ये होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्य जातिवाद की वजह से है, और जातिवाद हमारे देश में इस समय चरम सीमा पर है। जातिवाद के कारण हमारे देश का इतना नुकसान हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही है। हमारे देश का जो एक पैमाना होना चाहिए वो पैमाना है ही नहीं। कारण जातिवाद। सरकारें जातिवाद के बेस पर अपना वोट बैंक इकट्ठा करके अपनी सरकारें बना लेते हैं, लेकिन वो एक भारत के नागरिक की क्या एक समस्याएं हैं, क्या एक समाधान है, उनकी ओर उनका
केवल इसलिए विचार विमर्श करने का एक तरह से पालन नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम इस पूरे कॉमन सिविल कोड को एक सा कर देंगे या सभी को एक समान परिपाटी में ले लेंगे या जैसा बाबा साहब चाहते थे ऐसा कर देंगे, तो अभी देश का वो माहौल नहीं है। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है और युवाओं को जागने की ज़रूरत है। वो इस जातिवाद वाले भ्रम से बाहर निकलें और एक नागरिक के रूप में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। जब वो एक राष्ट्र के रूप में समर्पित भावना से अपने देश में कार्य करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो इस देश को इतना आगे ले जाएंगे विकास की दौड़ में, ये हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए सोच करके देखिए कि जब कोई व्यक्ति स्कूल में जाता है, अपनी स्टडी करता है, उसके बाद में फिर वो अपना जीवन यापन करने का एक विकल्प तलाशता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई फार्मर होता है, कोई मूर्ति का कार्य देखता है कोई बिजनेस का कार्य देखता है, किसी न किसी कार्य करके वो अपनी ज़िंदगी पूरी करके यहाँ से चला जाता है। तो आखिरकार कर्म से ही तो उसने अपना निर्णय लिया। क्या ये ऐसा संभव है कि पंडित जी के घर में पैदा होते ही आप पंडित जी बन जाओ? अगर आपको पंडित जी बनना है तो विद्वान होना पड़ेगा, विद्वता लेनी पड़ेगी, कर्म आपको करना पड़ेगा। ये आप वास्तव में सत्य जानते हो, तो फिर हम जाति के भ्रम में क्यों चले? हमारा जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनना चाहिए और हम एक भारत के नागरिक की हैसियत से ही देखे जाने चाहिए और उसी के आधार पर हमारे कार्य होने चाहिए। जो लोग समाज सेवी हैं वे लोग एक एनजीओ में कार्य करें, एक संगठन में कार्य करें, और जो लोग संगठन में ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कार्य करें वही जनसेवक हमारे देश में होने चाहिए। और जो जनसेवक अच्छे होंगे, एनजीओ में कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, वही लोग आगे फिर इस देश के लीडर होने चाहिए। ये सिस्टम होना चाहिए इस देश में। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे देश में क्या सिस्टम है? वर्तमान में सिस्टम ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से फ्रॉड तरीके से कुछ पैसा कमा लेता है, फिर वो एक सफ़ेद कुर्ता धोती पहन लेता है और वो इस देश का मालिक बन जाता है, फिर वो एक नेताजी बन जाते हैं। अभी वर्तमान में ये तो वो ऐसे नेताजी हमारे मंत्रालयों में बैठ के 150 करोड़ लोगों का भविष्य निर्धारण करेंगे। क्या ये सुधरना नहीं चाहिए? अगर ये बात सुधरने की है, सुधरना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये जागरूकता होने की ज़रूरत है और इस देश में ये कार्य होने की ज़रूरत है। जिस देश में जब समाज सेवी अच्छे होंगे, समाज सेवी अच्छे बनेंगे, समाज का सेवा करके बनेंगे और वही लोग इस देश का संचालन करेंगे, तो इस देश में एक नई क्रांति का उदय होगा। और जब इस देश में नई क्रांति का उदय होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत, उस समय हम कह सकते हैं कि भारत अब विश्व गुरु के रास्ते पर चल रहा है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में लोग ढपली बजाते हैं, अपनी ढपली, अपना राग, और वो अपना काम करते हैं। देश कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। अभी वर्तमान में ये कार्य हो रहा है। आज लाखों लोग बेरोजगार हैं इस देश के। लाखों लोगों की बेरोजगारी, जितनी स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से रोज़गार घटा है। रोज़गार घटने के पीछे कई कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन रोज़गार के जो अवसर बढ़ने चाहिए थे इस देश में वो घटे हैं। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन भी कुछ गिने चुने लोगों का हो रहा है। कुछ धन कुबेर ऐसे हमारे देश में विकसित कर दिए गए हैं, जो पुराने धन कुबेर थे वो डाउन हो गए और नए धन कुबेर बना दिए गए। सरकारों ने अपने हिसाब से नए धन कुबेरों को उत्पन्न कर दिया, उन्हें प्रोत्साहन देकर 5-5 हज़ार करोड़ के टेंडर, 10-10 हज़ार करोड़ के टेंडर सरकार के चहेते लोगों के होते हैं। जो लोग इस देश में अच्छा कार्य करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कार्य प्राइवेटेशन में खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेटेशन कंपनियों का काम भी नियम कानून के अंतर्गत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर अपना रहा है तो उसे उसका वेतन, उसकी जो भी फंड
जो भी फंड रॉयल्टी है वो सब उसे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कंपनी घाटे दिखाकर कंपनियाँ मालामाल होती हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़े कारण है देश का सिस्टम हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में ज़्यादा है। तो उस भ्रष्टाचार में ज़्यादा होने का कारण और कोई नहीं, केवल ये कि इस देश में जातिवाद के नाम पर कब तक सरकारें बनाते रहें, ये ड्रामा चलता है। जब ये ड्रामा बंद हो जाएगा, हमारे देश में जो NGO हैं वो अच्छा कार्य करेंगे और उन NGO को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, उनमें भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे और वही फिर उन लोगों में से लीडरशिप हमारे देश में होगी। तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद समापन की ओर हो जाएगा, और जब जातिवाद समापन की ओर हो जाएगा तो इस देश में एक नए भारत का उदय होगा। और हम जब जाति से मुक्त हो जाएंगे तो फिर विमुक्त जाति, विहीन जाति इस देश के केवल भारतीय नागरिक की हैसियत से जब कार्य करेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। ये इसकी गहराई है, जिस परिवर्तन को केवल आप लोगों को ही करना पड़ेगा। कोई लीडर इस कार्य को नहीं करेगा, ये स्वयं आप ही को करना पड़ेगा। आपको इस भारत के लोगों को इकट्ठा होकर एक आज़ादी का बिगुल बजाना पड़ेगा। जो आप किससे आज़ादी लेंगे? जातिवाद से आज़ादी। और जब आपका ये सपना पूरा हो जाएगा कि हम जातिवाद से विमुक्त होना चाहते हैं, जातिवाद से आज़ादी लेना चाहते हैं, भारत के नागरिक के हैसियत से कार्य करना चाहते हैं, तो तब कहीं जाके आपको ये मौका मिलेगा और तब तुम इससे आज़ादी लोगे। आज अगर आज़ादी लेने की ज़रूरत है तो वो जातिवाद से लेने की ज़रूरत है। आप जातिवाद से आज़ादी ले लें तो भारत को कोई भी व्यक्ति विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भारत तब एक रास्ते पर चलेगा। अभी हमारा जो रास्ता है वो कहाँ अटक जाता है कि हम जातिवाद के नाम पर वोट के सहारे से सरकारें बना देते हैं। और वे सरकारें फिर क्यों चाहेंगी कि उनका शासन ना रहे? वो तो यही चाहेंगे हम जातिवाद के नाम पर वो बात करते करते अपनी सरकारें बनाते रहेंगे, लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। ऐसे ही हम अपने वोट बैंक को बढ़ाते रहेंगे। सिस्टम हमारा है ही कि इस वोट बैंक को ये संभालेंगे, इस वोट बैंक को ये संभालेंगे, इस वोट बैंक को ये संभालेंगे, इस वोट बैंक को ये संभालेंगे। बस जातियों के आधार पर वोट बैंक संभाल के सरकारें चलती रहेंगी। तो ऐसे थोड़ी ये देश चल जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैंने आपको पूर्व में बता ही चुका कि जाति एक धर्म है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में किसी जाति का कोई विशेष महत्व नहीं है। जातियाँ समय के अनुसार बदलती और बनती चलती रहती हैं। और आज जो समय है वो हम सभी 150 करोड़ लोगों को, भारत के लोगों को जाति विहीन होकर एक भारत के नागरिक की हैसियत से कार्य करने की आवश्यकता है। और यदि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य में निपुणता है, सामाजिक कार्य NGO के माध्यम से चलाता है, NGO में उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उस व्यक्ति को लीडरशिप में आने की अनुमति होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उस व्यक्ति को होना चाहिए एक NGO में कार्य करने के लिए। और जो व्यक्ति NGO में कार्य ना करें, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, उसे लीडरशिप में आने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी बहुत लोग, धनवान लोग टिकट लड़के चुनाव जीत जाते हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। बहुत जगह से पार्टियाँ क्रिकेटरों को, कोई किसी को, फिल्म अभिनेताओं को उनको टिकट दे के वहाँ से जिता लेती है। इससे कोई हमारे देश का ये भविष्य अच्छा नहीं है। इससे हमारे देश की जो एक लीडरशिप है वो कोई अच्छी नहीं है। लीडरशिप अगर अच्छी करनी है तो जो व्यक्ति समाज सेवी हो, जिसने समाज का कार्य किया हो, जिसने अपने 20-30 साल उस समाज के बीच में दिए हों, उस व्यक्ति को लीडरशिप करने की छूट होनी चाहिए। और यदि वो सामाजिक व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार व्यक्ति है, नैतिक आचरण उसका अच्छा है और उसे जनता ने नहीं जिताया, तो फिर उसे मनोनीत करने की ज़रूरत होनी चाहिए। ये है सिस्टम, लेकिन वो हमारे देश में होता ही नहीं।
हमारे देश में तो क्रिकेटर मोटा पैसा दे देते हैं, उनको MP MLA बना दिया जाता है। तो ये कहाँ, ये इससे कोई हमारे देश की व्यवस्था अच्छी हो रही है? ऐसे लोग ना ही भविष्य का निर्माण कर पाते वहाँ संसद में, ना ही वो कोई किसी मुद्दे को समझ पाते, ना ही वो किसी मुद्दे को अच्छे ढंग से प्रेजेंट रख पाते, उसमें रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते। तो ये हमारे जो व्यवस्था है इसको बदलने की आवश्यकता है। वो तभी संभव है कि जब संगठन कार्य करें, और संगठन कार्य करके हमारी संस्कृति को समझें, क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी के साथ भेदभाव करने वाली संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति, ईश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है कि तू कर्म कर, उसके आधार पर अगर तूने श्रेष्ठ कर्म कर दिए तो हो सकता है कि लोग तुझे अवतार कहेंगे और फिर तुझे ही ईश्वर कहना शुरू कर देंगे। इतना बड़ा अधिकार हमें ईश्वर ने दिया है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। अब ये कार्य हमारे यहाँ अगर हो सकता है तो वो NGO बनाकर ही संभव है। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे संगठन कार्य करते हैं, हमारे खुद RSS में भी बहुत संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे RSS में भी संगठन जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक NGO की भांति ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा है। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। तो खुद मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, मैं देखता हूँ इन चीज़ों को, हम रीड करते हैं। और इस RSS संगठन में जो लोग अच्छे हैं, अच्छे विचारों के हैं, उन्हें आगे प्रेरित करने में, उन्हें आगे उनसे काम लेने में हमारे संगठन के लोगों का जो रोल है, जो होना चाहिए, वो है ही। वे लोग भी जो पैसे वाले लोग हैं उनको वरीयता ज़्यादा देते हैं, ये देखा जाता है अक्सर। जो लोग सामाजिक लोग हैं, जिनको कार्य करने की ज़रूरत है और जिनसे इस देश में जगाने की ज़रूरत है, उनको वो पीछे करते हैं, उन्हें आगे बढ़ावा कम मिलता है। हम लोग इस बात को फेस टू फेस देखते हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन करके आगे ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन हम लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं, हम देखते हैं। तो मैंने इसीलिए ये बातें एक स्वयंसेवक के नाते से कही हैं, क्योंकि हमारे संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एक दायित्व है स्वयंसेवक, और स्वयंसेवक का दायित्व सबसे बड़ा दायित्व है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपना स्टेटमेंट दो, निडर दो, दृढ़ संकल्प से दो, और स्वयंसेवक के नाते से दो, तो किसी में कोई ताकत नहीं है कि जो स्वयंसेवक का दायित्व आपसे छीन ले। तो मैं तो हमेशा एक स्वयंसेवक ही अपने को मानता हूँ, और स्वयंसेवक की नाते से ही अपना कार्य करता हूँ, और डंके की चोट पर करता हूँ। तो मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोग इस जाति के भ्रम से बाहर निकलें, जातिवाद से आज़ादी लें, और जब जातिवाद से वो आज़ादी ले लेंगे, इससे आज़ादी से छुटकारा मिल जाएगा, तो इस देश में एक नई क्रांति आएगी, और वो एक नई क्रांति एक नए युग का निर्माण करेगी, और उस नए युग का निर्माण होकर भारत एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। भारत माता की जय।